हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत समय से जितने भी छात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो MP टेट हो या फिर वो रीट हो, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आए। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किए कि सर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित वीडियोस बनाएं और हमें संपूर्ण शिक्षा शास्त्र की विधिवत जानकारी प्रदान करें। उन सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक महा मैराथन संपूर्ण पेडागोगी से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। जो भी छात्र मेरे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे उन्हें जितने भी वीडियोस मेरे आने वाले हैं वो समय के अनुसार उन्हें मिलते रहें। चलिए, समय को नष्ट न करते हुए मैं आज का टॉपिक आप सभी को समझाने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है हिंदी शिक्षा शास्त्र का परिचय। सबसे पहले आप सभी को ये याद रखना है शिक्षा शास्त्र क्या होता है। शिक्षा शास्त्र को हम लोग पेडागोगी के नाम से जानते हैं। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है पेडागॉग। पेडागॉग का अर्थ होता है अध्यापक। पेडागोगी का अर्थ क्या होता है? शिक्षा शास्त्र। अर्थात शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ाना। शिक्षण केवल लर्निंग प्रोसेस नहीं है, शिक्षण एक संपूर्ण टीचिंग प्रोसेस है। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ाना। उसी से संबंधित एक शब्द का यहां निरूपण मैंने किया जिसका नाम है शिक्षा शास्त्र। जब भी आप शिक्षा शास्त्र से संबंधित तैयारी करें तो आप पहले ये समझें कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमें किसी भी विषय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं आज आप सभी के सामने हिंदी शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहा हूं, तो इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं हिंदी शिक्षा शास्त्र का परिचय। उसके बाद मैं हिंदी पेडागोगी का फर्स्ट चैप्टर आपको विस्तार से समझाऊंगा, भाषा का अधिगम और अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा थ्योरीज ऑफ हिंदी टीचिंग या लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और भी इसमें कई चैप्टर आपके सामने आएंगे, जैसे शिक्षण विधियां या फिर भाषा शिक्षण में बोलने और सुनने की भूमिका, भाषा के कौशल, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देयर आर 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम लोग रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग एड्स, जिसमें दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्रियां इत्यादि कई प्रकार की सामग्रियां मैं आपको बताऊंगा। चलिए, हिंदी शिक्षा शास्त्र का परिचय कराते समय सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें हिंदी क्या है। हिंदी विषय बाद में बना, लेकिन प्रारंभिक तौर पर हिंदी एक भाषा है। भाषा क्या होती है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपने अनुभव और मन के भावों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपने अनुभव और मन के भावों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने भाव प्रकाशन को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भाषा एक परंपरागत संपत्ति नहीं होती, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है।
जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, भाषा परंपरागत होती है। परंपरागत संपत्ति के संबंध में इसमें कई विद्वानों में मतभेद हैं, इसलिए मैंने दो वर्ड्स बार बार बोले। भाषा का रूप परंपरागत होता है, परंतु परंपरागत संपत्ति इसे बोलना उचित नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला, दोबारा सुने। भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, अर्थात भाषा को अर्जित किया जा सकता है, भाषा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भाषा में परिवर्तन हो सकते हैं, भाषा का विकास हो सकता है, अर्थात पुराने शब्दों का त्याग करना और नए शब्दों को ग्रहण करना, ये एक सजीव भाषा की विशेषता होती है। अगर किसी भाषा में पुराने शब्दों का त्याग और नए शब्दों के ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो भाषा मृत हो जाएगी। दूसरी बात, क्या भाषा सामाजिक उपयोग की भावनात्मक वस्तु होती है? बिल्कुल होती है। अर्थात समाज जो एक दूसरे से संबंधित होता है, समाज का हर व्यक्ति जो एक दूसरे से संबंधित होता है, वो किसके माध्यम से संबंधित होता है? भाषा के माध्यम से। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, समाज के हर व्यक्ति पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भाषा की एक विशेषता विद्वानों ने बताई कि सामाजिक उपयोग की भावनात्मक वस्तु। तो क्या समझा हम लोगों ने? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भाषा विचार, अनुभव और मन के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा एक प्रकार का भाव प्रकाशन होती है। पशु पक्षियों और मनुष्य की अगर बात की जाए तो पशु पक्षियों की जो भाषा होती है वो अव्यक्त होती है, अर्थात उनके पास केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए केवल ध्वनि संकेत होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिड़िया का चहचहाना, घोड़े का हिनहिनाना। लेकिन उन ध्वनि संकेतों को अगर आपने वर्ण रूप में स्पष्ट नहीं किया, तब तक वो भाषा का पूर्ण रूप नहीं माना जाता। अगर मैं वर्तमान के विद्वानों की बात करूं तो वर्तमान के विद्वानों ने उन्हीं ध्वनि संकेतों को भाषा का रूप माना है जिन ध्वनि संकेतों को वर्ण रूप में या लिपिबद्ध कर लिया गया है। जब तक ध्वनि संकेत वर्ण रूप में या लिपिबद्ध नहीं होंगे तब तक वो पूर्ण रूप से भाषा का रूप नहीं ले सकता। अगला पॉइंट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र, तो सबसे पहले आपको हिंदी शब्द के बारे में जानना आवश्यक है। हिंदी शब्द बर्तनी में ऐसे लिखा जाता है क्योंकि हिंदी शब्द फारसी या ईरानियों के द्वारा दिया हुआ है। जब फारसी और ईरानियों का आगमन हिंदुस्तान में हुआ तो उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत पर एक नदी पड़ती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। ईरानियों और फारसियों ने उस सिंधु नदी को सबसे पहले संबोधित किया सको ह कहने के कारण सिंधु हिंदू। तो सिंधु नदी के कारण हमारे देश में एक शब्द का निर्माण हुआ जिसे उन्होंने हिंदू नाम दिया। इसलिए मैंने यहाँ बताया हुआ है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति का जो जन्म है वो सिंधु शब्द से हुआ है। सिंधु से कौन सा शब्द बना? हिंदू। हिंदू से शब्द बना हिंद। हिंद से शब्द बना हिंदीक और हिंदीक से वर्ड बना हिंदी। समझ में आया? फिर से समझे जरा। ईरानी और फारसियों का जब पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत से भारत आगमन हुआ तो ईरानी और फारसी स को ह कहते थे, इसलिए उनके द्वारा ऐसा उच्चारण किया गया सिंधु को हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदी और बाद में हिंदी। इस प्रकार से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। हिंदी सबसे प्रारंभिक तौर पर भारत देश के रहने वाले लोगों को कहा जाता था। जैसे आप सभी जानते हैं चीन के रहने वाले लोगों को चीनी, पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी, नेपाल के रहने वाले लोगों को नेपाली, उसी प्रकार हिंद के रहने वालों को हिंदी। तो हिंदी शब्द कोई भाषा का शब्द नहीं था। हिंदी केवल भारत के रहने वाले लोगों को कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में हिंदी ने एक भाषा का रूप ले लिया है। इसलिए वर्तमान में हिंदी एक भाषा है और विषय के रूप में सभी विद्यालयों में प्रारंभिक तौर पर पढ़ाई जाती है। अगली बात,
जब भी हम भाषा शिक्षा शास्त्र की बात करें तो सभी बच्चों को जो शिक्षा शास्त्र को पढ़ रहे हों और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये बात प्रमुख रूप से जानना आवश्यक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषाई विकार। भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। भाषाई विकार में मौखिक रूप से बोलने से संबंधित विकार, पठन से संबंधित विकार या पढ़ने से संबंधित विकार, या फिर लेखन कौशल से संबंधित विकार इत्यादि सभी प्रकार के विकार आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मौखिक रूप से बोलने से संबंधित विकार को बोलते हैं अफेंजिया। या तो आप आगे अ लगा दें या डिस लगा दें, डिस्फेंजिया, अफेंजिया। पढ़ने से संबंधित विकार का नाम है अलेक्सिया या डिसलेक्सिया, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। और लेखन कौशल से संबंधित विकार को बोलते हैं अग्राफिया या डिस्ग्राफिया, अग्राफिया या डिस्ग्राफिया। तो भाषा के संबंध में कई विद्यार्थियों में विकार भी देखने को मिलते हैं। उन्हीं सभी विकारों को शिक्षा शास्त्र में लैंग्वेज डिसेबिलिटीज या भाषाई विकार के नाम से जाना जाता है। शिक्षा शास्त्र को समझने के लिए, विशेषकर हिंदी शिक्षा शास्त्र को समझने के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले भाषा का अर्थ आना चाहिए, दूसरी बात भाषा की परिभाषा आनी चाहिए, और तीसरी प्रमुख बात भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, भाषा की प्रकृति है क्या, भाषा के गुण और अवगुण क्या है। प्रकृति किसे बोला जाता है? किसी भी भाषा के गुण और अवगुणों को ही उसकी प्रकृति कहा जाता है। ये तीन प्रमुख बातें आपको आना चाहिए। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपने विचार या अपने भावों को व्यक्त करता है तो उस अभिव्यक्ति के माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। यह संपूर्ण रूप से भाषा का अर्थ होता है। भाषा की परिभाषा क्या होती है? तो भाषा की परिभाषा के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों और भारतीय विद्वानों में परस्पर मतभेद रहे हैं। भाषा की परिभाषा के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों और भारतीय विद्वानों में परस्पर मतभेद रहे हैं। क्या मतभेद रहे? मतभेद के रूप में सामने ये निकल कर आया कि समाज द्वारा स्वीकृत जो ध्वनि संकेत होंगे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जो ध्वनि संकेत होंगे, उन्हें ही भाषा की संज्ञा के रूप में माना गया है, अर्थात उसे ही भाषा कहा जाता है। ये एक मतभेद निकल कर आया था। तो समाज ने जिस रूप को स्वीकार किया होगा, जिन ध्वनि संकेतों को विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया होगा, उसे ही भाषा के रूप में विद्वानों के द्वारा माना गया। तीसरी चर्चा मैं करता हूं भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की प्रकृति के संबंध में चर्चा करते समय सबसे प्रमुख बात आती है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखें, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। दूसरा पॉइंट, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। आप सभी जानते हैं अर्जित का अर्थ होता है ग्रहण करना, अर्जित का अर्थ होता है ग्रहण करना। भाषा को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने से संबंधित अभी मैं कुछ सिद्धांत भी आपको बताने वाला हूं। पहले आप यहां समझें कि कोई भी बालक जिस वातावरण या परिवेश में रहता है, कोई भी बालक जिस वातावरण या परिवेश में रहता है, उस वातावरण या परिवेश का प्रभाव बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। उस वातावरण या परिवेश का प्रभाव बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। क्या आप ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार की भाषा उस वातावरण या परिवेश में बोली जाती होगी, उसी प्रकार की भाषा को बालक ग्रहण कर सकता होगा? कन्फर्म है? जिस प्रकार की भाषा बालक के सामने बोलेंगे, बालक उसी प्रकार की भाषा को ग्रहण करता है। और इस ग्रहण करने को हम लोग अर्जित या अर्जन कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा परंपरागत होती है। भाषा परंपरागत होती है, अर्थात भाषा का जो विकास है वो प्राचीन समय से ही है। इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, इसमें विकास हो सकता है। भाषा में पुराने शब्दों का त्याग हो सकता है, भाषा में नए शब्दों को ग्रहण किया जा सकता है। प्रारंभिक तौर पर मैंने आपको बताया था
सजीव भाषा कौन सी होगी? जिसमें पुराने शब्दों को त्याग दिया जाए और नए शब्दों को ग्रहण कर लिया जाए, वो भाषा तो सजीव होगी। और हमेशा कोई ना कोई भाषा नए शब्दों को ग्रहण करती ही रहती है। लेकिन जिस भाषा ने पुराने शब्दों का त्याग करना और नए शब्दों को ग्रहण करना बंद कर दिया, वो भाषा मृत हो जाएगी। अगला पॉइंट, भाषा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आप जितने भी प्रारंभिक या प्राचीन साहित्य देखें, सारे प्राचीन साहित्य किसी न किसी भाषा में लिखे हुए हैं, वो हमें जैसे कि जैसे प्राप्त हुए, अर्थात भाषा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, भाषा के अर्जन का माध्यम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीटेट, एमपीटेट और रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बार पेपर में आ चुका ये प्रमुख पॉइंट है, जिसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान से समझें। भाषा के अर्जन का माध्यम। अर्जन मैंने आपको बताया, अर्जन माने होता है ग्रहण करना। भाषा को ग्रहण करने का सबसे प्रमुख माध्यम होता है अनुकरण। अनुकरण का एक छोटा सा अर्थ होता है नकल करना। अनुकरण का एक छोटा सा अर्थ होता है नकल करना या इमिटेशन। इमिटेशन, आप एक कल्पना करिए, किसी बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग करना है, किसी बच्चे को इंग्लिश सीखना है। बताइए वो क्या करे? क्या वो ग्रामर का अध्ययन करना प्रारंभ कर दे? क्या वो इंग्लिश के शब्दों को रटना चालू कर दे? ऐसा तो संभव नहीं है। तो अगर उस बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग करना है, इंग्लिश पर फ्लुएंटली कमांड लेके आना है, तो वो क्या करे? तो सबसे प्रमुख चीज़ है कि वो बालक, जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनको देखना, उनकी नकल करना और उनको सुनना चालू कर दे। जैसे छोटा बालक होता है, एक छोटे से बालक को भाषा लिखना और पढ़ना नहीं आता, लेकिन भाषा बोलना वो सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वातावरण में, उसके परिवेश में जिस प्रकार के भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, बालक आसानी से सीख जाता है। चलिए, भाषा में समय के साथ विकास होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक प्रकार की भाषा में समय के साथ विकास होता है। तो अभी मैंने आपको समझाया भाषा के संपूर्ण विवरण में, आपको ये संपूर्ण मैंने जानकारी दी। भाषा के अर्थ को, भाषा की परिभाषा को और भाषा की प्रकृति के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी। भाषा के विकार मैंने अभी आपको बताए, अफेंजिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अग्राफिया, डिस्ग्राफिया। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैंने अभी आपको बताया। चलिए, अब एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं, जिसे आप सब लोग ध्यान से समझें। शिक्षा शास्त्र के या बाल विकास के, बाल मनोविज्ञान के, बाल विकास के या शिक्षा शास्त्र के तीन प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे, जिन्होंने बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में एक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने जितने भी प्रयोग किए हुए थे वो स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किए हुए थे और बालकों की संज्ञानात्मक विकास को जांचा, परखा और बताया। 4 अवस्थाएं उस समय इन्होंने बताई, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन क्या जीन पियाजे ने हिंदी शिक्षा शास्त्र को ध्यान में रखते हुए भाषा के संबंध में कुछ बोला है? तो जीन पियाजे ने भाषा के संबंध में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। जीन पियाजे ने भाषा को बालकों में अहम केंद्रित वाक, जीन पियाजे ने भाषा को बालकों में अहम केंद्रित वाक नाम से संबोधित किया है। अहम केंद्रित वाक के नाम से संबोधित किया है, जिसमें क्या होता है, बालक उन्हीं शब्दों का उत्पादन करता है जो उसने अपने वातावरण या परिवेश से अर्जित किए हैं। तो यह जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की, जो रूस के रहने वाले हैं, सोवियत संघ। लेव वाइगोस्की ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अपने सिद्धांत का आधार बनाया और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी।
लेव वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अपने सिद्धांत का आधार बनाया और बालकों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास किस क्रम से होता है, उसके संबंध में एक सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। और लेव वाइगोत्स्की ने प्रमुख विशेष जो बात बताई उसके बारे में आप लोग समझें। वो बात क्या थी? लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक किसी भी भाषा को अपने परिवेश या वातावरण से अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। बालक किसी भी भाषा को अपने परिवेश या वातावरण से अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। बालक में भाषा के संबंध में दो विकास के स्तर होते हैं। एक होता है वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और दूसरा होता है संभाव्य विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। दोबारा समझें, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया? लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक में भाषा विकास या संज्ञानात्मक विकास के संबंध में दो स्तर होते हैं, वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का स्तर। इन दोनों विकास के स्तरों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं संभाव्य विकास के स्तर, और वास्तविक विकास के स्तर के बीच के क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया ZPD। बीच के क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया? ZPD, अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। खेलों की प्रमुख भूमिका लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताई और ये बताया कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में, बालक के भाषा विकास में खेलों की भी एक प्रमुख भूमिका होती है। भाषा विकास के संबंध में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है चोमास्की, नोम चोमास्की। कई बार हम इनका उच्चारण कोमास्की के नाम से करते हैं। चोमास्की ने भी भाषा विकास के संबंध में एक प्रमुख सिद्धांत दिया और कोमास्की ने बताया कि बालकों में लिंग्विस्टिक डाटा जो होता है, भाषाई जो तथ्य होते हैं वो इनपुट के रूप में होते हैं। लिंग्विस्टिक डाटा जो होता है, भाषाई तथ्य जो होते हैं वो इनपुट के रूप में होते हैं, अर्थात बालक के मस्तिष्क में वो जाते हैं, बालक प्रोसेसिंग करता है। बालक का जो दिमाग होता है, बालक का जो मस्तिष्क होता है वो प्रोसेसिंग करता है। उस प्रोसेसिंग को इन्होंने नाम दिया LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उस प्रोसेसिंग को इन्होंने नाम दिया LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और उसके बाद बालक जिन शब्दों की उसने प्रोसेसिंग की है, समझे हैं, जिन शब्दों की अवधारणा को विकसित किया है, उन सभी शब्दों को उत्पादन करना चालू कर देता है, तो उसे उन्होंने नाम दिया आउटपुट। ये प्रमुख रूप से चोमास्की और कोमास्की के द्वारा भाषा शिक्षा शास्त्र के संबंध में, बालकों के संबंध में बताया गया। तो दोबारा सुने जरा क्या बताया मैंने। जीन पियाजे ने बालकों में भाषा के संबंध में एक शब्द दिया, अहम केंद्रित वाक। लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक परिवेश से अंतःक्रिया करके भाषा को सीखते हैं। एक प्रमुख वर्ड इन्होंने दिया, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, संभाव्य विकास का क्षेत्र या ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और चोमास्की कोमास्की ने एक वर्ड दिया कि लिंग्विस्टिक डाटा, जो भाषाई तथ्य होते हैं वो इनपुट के रूप में होते हैं, परंतु एक डिवाइस होती है बालकों के मस्तिष्क में। ऐसा उन्होंने एक कल्पना के माध्यम से बताया जिसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बालक जिन शब्दों को सुनता है, बालक जिन शब्दों को समझता है, उन्हीं शब्दों की प्रोसेसिंग करने के बाद बालक उत्पादन करना चालू कर देता है। उन शब्दों को इन्होंने आउटपुट नाम दिया। तो एक वर्ड यहां से निकल के आया LED। अंतिम बात जो मैं आप सभी के सामने करने वाला हूं वो प्रमुख बात है भाषा का महत्व। हिंदी शिक्षा शास्त्र के सभी चैप्टर्स का आप लोग अध्ययन करें, लेकिन उसके लिए परम आवश्यक है कि विभिन्न जो प्रश्न मैं अभी कुछ आने वाले वीडियोस में CTET, REET और MPTET को ध्यान में रखकर बताने वाला हूं, तो उससे पहले आप ये समझ जाएं कि भाषा के महत्व को भी ध्यान में रखकर कई प्रकार के प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं। भाषा का क्या महत्व होता है, भाषा के महत्व को कौन सा विकल्प बताता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाषा के महत्व को समझने के लिए पहला विकल्प है सरलता और पूर्णता की अनुभूति। यदि किसी भी बालक ने, किसी व्यक्ति ने किसी भाषा को बेहतर तरीके से समझा हुआ है तो उसमें उसे विषय से संबंधित सरलता और पूर्णता की अनुभूति होती है। बालक में जब भी भाषा का विकास हो जाता है तो बालक की अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभावोत्पादकता, जब भी किसी व्यक्ति में भाषा का विकास हो जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता आ जाती है और प्रभाव उत्पादकता आ जाती है। तीसरा पॉइंट, बालक की भाषा का एक अन्य महत्व होता है सामाजिक एकता में सहायता। सामाजिक एकता में सहायता अर्थात भाषा क्या करती है? भाषा सभी संप्रदायों, सभी धर्मों या विभिन्न जातियों के लोगों के सामाजिक एकता में सहायता करती है। भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, इसलिए ये सामाजिक एकता में भी सहायता करती है। भाषा ज्ञानोपार्जन का साधन होती है, ये भी एक प्रमुख पॉइंट है। कैसे? जब भी आपने कभी कोई विषय पढ़ा होगा, आपने कई विषयों का अध्ययन किया होगा, तो आपने किसी न किसी भाषा में तो किया होगा। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो उन्होंने हिंदी में किया होगा, यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उन्होंने इंग्लिश में किया होगा। अर्थात किसी न किसी भाषा का आपने पहले अध्ययन किया, तब आपको विषय की गहराइयों की समझ हुई, तब आपकी अवधारणा और समझ विकसित हुई। तो भाषा ज्ञानोपार्जन का साधन भी होती है। तो ये प्रमुख 4 बातें मैंने आपको बताई। जब भी भाषा का महत्व समझें तो भाषा के महत्व के संबंध में 4 पॉइंट याद रखें। भाषा से सरलता और पूर्णता की अनुभूति होती है। भाषा के विकास के कारण अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न हो जाती है। भाषा सामाजिक एकता में सहायता करती है। भाषा ज्ञानोपार्जन का साधन होती है। एक प्रमुख प्रश्न सीटेट और विभिन्न प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जा रहा है, उसको भी आप विशेष रूप से याद रखें। प्रश्न क्या है? शिक्षण द्विआयामी प्रक्रिया है या त्रिआयामी प्रक्रिया है? तो प्रमुख रूप से याद रखें, शिक्षण द्विआयामी प्रक्रिया है या त्रिआयामी प्रक्रिया है। तो शिक्षण के प्रमुख 3 चर या 3 आयाम माने जाते हैं। शिक्षण के प्रमुख 3 चर या 3 आयाम माने जाते हैं। पहला आयाम कौन हुआ? अध्यापक। दूसरा आयाम कौन हुआ? छात्र। और तीसरा आयाम कौन हुआ? विषय वस्तु, कंटेंट। अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु। अब आप कल्पना करें, क्या टीचिंग प्रोसेस या शिक्षण प्रक्रिया इन तीनों के बिना संभव हो सकती है? अध्यापक ना हो तो छात्र और विषय वस्तु का मतलब नहीं होता, छात्र ना हो तो अध्यापक और विषय वस्तु का होगा क्या? और अगर अध्यापक और छात्र दोनों हों लेकिन पढ़ने पढ़ाने की विषय वस्तु उनके सामने ना हो, तब भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख 3 चर या आयाम होते हैं: अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु। ये शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख 3 आयाम मैंने आपको बताए। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको केवल जानकारी दी है कि हिंदी शिक्षा शास्त्र को पढ़ना कैसे है, हिंदी शिक्षा शास्त्र के संबंध में जानकारी कैसे लेना है, अवधारणा कैसे विकसित करनी है। इसके बाद हिंदी पेडागोगी के और कई सारे चैप्टर्स मैं लेकर आने वाला हूँ, जिसमें भाषा का अधिगम और अर्जन, भाषा के विकास में बोलने और सुनने की भूमिका, भाषा में व्याकरण की भूमिका, भाषा के कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा के शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग, ये सभी प्रकार के चैप्टर्स में एक एक करके लाने वाला हूँ। लेकिन पहले वीडियो में आप सभी पहले भाषा की अवधारणा को समझें। जो भी लेक्चर मैं अपने वीडियोस में दे रहा हूँ, आप गिरिराज सर क्लासेस एप्लीकेशन पे जाएं। जो भी चैप्टर मैं सभी बच्चों को पढ़ाऊँगा, उस चैप्टर से संबंधित PDF नोट्स आपको एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध होंगे। जो भी बच्चा लेना चाहता है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। जो भी
किसी भी प्रकार के बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है या किसी बच्चे को मुझे कुछ कहना है, तो मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट में जाकर आप कहें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।